वेलकम बैक। अब जरा जिक्र करेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है अफरसियाब खटक की जानिब से, उस हवाले से जुबैर अली खान मैं आपसे जानना चाहूंगा इस दरखास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एक तो आर्टिकल 189 का भी 89 का हवाला दिया गया, 173 का हवाला दिया गया। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस दरखास्त को भी एंटरटेन करेगी? जी, इस सवाल के जवाब से पहले मैं जो पिछला जो डिस्कशन चल रही थी, हमारे काबिल कदर हैं, काबिल एहतराम हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोग तो इनसे सीखते हैं। लेकिन जहां तक बात दोनों हुकूमतों की कंपैरिजन है, मैं सिर्फ वन लाइन में ये बात करना चाहूंगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है, वहां पर कोई मिसाली हुकूमत नहीं है। गवर्नेंस के मसाइल हैं, करप्शन का बाजार गर्म है, और वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो खैबर पख्तूनख्वा की, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं कि जिस तरीके से बदनाम जमाना हुकूमत थी ALP के दौर में, वही तर्ज अमल और तर्ज इख्तियार जो है अब अली अमीन गंडापुर की सरकार में भी वही मामला चल रहा है। कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर पंजाब हुकूमत का भी कंपैरिजन करें तो वहां पर भी कोई बहारें नहीं आ चुकी हैं। दोनों जो है वो एक हाइब्रिड रजीम प्लस के तहत चल रही हैं। दोनों हुकूमतों के पास कोई इख्तियार नहीं है, एक SHO तब्दील करने का इख्तियार नहीं है, ना ब्यूरोक्रेसी में कोई तबादले करने का कोई इख्तियार नहीं है। दोनों जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ नाम के साथ वजीर आला लगाने का इनके पास इख्तियार है। इसके अलावा बड़े बड़े जो फैसले हैं वो पंजाब हुकूमत के मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो डायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब को रिपोर्ट कर रही है, और ये हकीकत है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर एक DC या असिस्टेंट कमिश्नर को तब्दील करने के लिए अली अमीन गंडापुर को कोई उनका MNA या कोई वजीर कोई दरखास्त कर दे कि इस DC AC या कोई DPO तब्दील कर दिया जाए, तो उनको भी ये जवाब मिलता है कि हम इनको तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि ये ऊपर से लगाया गया है। तो दोनों की सूरत हाल एक ही तरह है, चाहे वो फार्म 45 वाले हों या फार्म 47 वाले हों। दोनों एक ही तरह के वजीर आला हैं, और बदकिस्मती ये है कि दोनों का एक दूसरे के साथ मुकाबला है जो कि गवर्नेंस में कोई भी मिसाली काम नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली जितना डैमेज करेगी, महमूद खान की गवर्नमेंट ने भी इतना PTI को डैमेज नहीं किया। गंडापुर सरकार जो है उस वक्त डैमेज कर रही है। मरीम नवाज की जो हुकूमत है, जाहिर है वो तो इस बार पहली मर्तबा उनको ये इक़्तिदार मिला है, और जिस तरीके से मिला है वो सबको पता ही है। और अगर वो दूध और शहद की नहरें भी वहां पर जो बह लेंगी तो वो भी अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो दोनों तरफ से चीजें आ रही हैं वो ऐलानात ही हैं, कोई कंक्रीट चीज अभी तक सामने नहीं है। सामने आई। ठीक है, आपका एक कंपैरिजन किया जाए तो फेयरली यही है कि दोनों में कोई 19-20 का ही फर्क है। ठीक है, चलें आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बल्कि अब ये सवाल जो है जुबैर, इसके हवाले से जरा आप क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। ये दरखास्त एंटरटेन होगी अफरसियाब खटक की सुप्रीम कोर्ट में, आप देख रहे हैं? देखिए, अब ये दरखास्त जब जाएगी तो उसी कमेटी के सामने जाएगी, और कमेटी में आपको पता है कि ऑलरेडी उन्होंने ये कमेटी नोटिफाई कर दी है। तो उसके बाद उसी कमेटी के खिलाफ अब ये दरखास्त जारी है। अमलन तो ये दरखास्त उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ है, लेकिन है तो वही कमेटी ही इसको डिसाइड करेगी। तो ये तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला भी है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको तो बज़ाहिर सामने नजर आ रहा है कि इसको तो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती हुई नजर नहीं आ रही। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर रजिस्ट्रार के ऑफिस से भी एतराजात आयद कर दिए जाएंगे। जो असल मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है ऑर्डिनेंस का, उससे अगर कोई अगर पिटिशनर को रिलीफ मिल जाता है तो फिर जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो जाएगी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से अदालती कार्रवाई चली है उससे लग नहीं रहा कि ऑर्डिनेंस भी कोई स्ट्राइक डाउन हो सकता है, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी नई जो है वो तश्कील दे दी है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं ये आपने जैसे जस्टिस आरिया नीलम की अदालत का जिक्र किया, लाहौर हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट, मसूद रजा सिंध हाई कोर्ट में भी ये दरखास्त है चैलेंज की गई। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में 2 अक्टूबर का वो किया गया। सिंध हाई कोर्ट में यह फैसला जो है महफूज कर लिया गया। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में हाई कोर्ट्स की जानिब से इस ऑर्डिनेंस के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है? देखिए, मैं अदालत में क्या होगा और क्या नहीं होगा इस पर तो कमेंट नहीं कर सकता, मगर कानून की बात करना इस मुल्क में दीवाने का ख्वाब है। मेरे ख्याल में आईन और कानून से हटकर अब ये देखना चाहिए कि माइट इज राइट का कानून चल रहा है। तो इस वक्त अदालतें क्या फैसले लेती हैं, वो
के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उसे बदल लिया जाएगा, कोई कानून बन जाएगा, किसी का हाथ मरोड़ दिया जाएगा, किसी को रिश्वत दे दी जाएगी, किसी ना किसी तरीके से मामला को चला लिया जाएगा। तो बात जब परफॉर्मेंस की होने लगी, मैं 2-3 जुमले कहना चाहूंगा, कहां से फिर परफॉर्मेंस शुरू करें? परफॉर्मेंस शुरू करें कि ये जो एक तवातुर के साथ हम 22, 23, 24 IMF के प्लान्स दे चुके हैं, और ये बड़ी फख्र से कहा जाता है कि एक प्लान जो है वो मुकम्मल किया, एक प्रोग्राम मुकम्मल किया, और फिर उस वक्त 2018 में पाकिस्तान जो है वो रॉकेट बना हुआ था, मईशत ऐसे तरक्की कर रही थी। तो फिर क्या वजह थी कि जो 2018 की हुकूमत गई तो मिर्जा इस्माइल साहब कह के गए कि आने वाली हुकूमत को IMF प्रोग्राम में जाना होगा, या फिर ये शुरू किया जाए कि वो IMF के कर्जे लिए जाते थे, लेने के बाद सब्सिडीज दी जाती थी उन्हीं लोगों को जो एक एलीट, और उसके बाद जो है वो डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल किया जाता था और मुआहदे किए जाते थे, मुल्क की बुनियादों को, मईशत को कमजोर किया जाता था। या फिर परफॉर्मेंस की बात ये करें कि इलेक्शन कब होने चाहिए थे, अदालत के फैसले कहां पड़े थे, अदालत माना गया, नहीं माना गया, किसने नहीं माना, किसने ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को आईन और कानून के खिलाफ करेंगे, किसने उस वक्त नहीं कहा, किसकी रहनुमा का बिना। तो अगर आपने परफॉर्मेंस है तो ये सारी भी तो परफॉर्मेंस है ना। और फिर वही परफॉर्मेंस आपके सामने इस वक्त मौजूद है कि आधी आबादी जो है वो आपकी खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि आईनी तरमीम करनी है, बाय हुक और बाय क्रूक करनी है बस किसी ना किसी तरीके से। ऐसी क्या आपको जो है वो मुश्किल पड़ी हुई है कि ये मामला बाद में नहीं हो सकता? कंसेंसस ये बड़ी अहम बात है मसूद रजा। मैं हमाद हसन साहब आपसे जानना चाहूंगा तो इस वक्त आइन और जी मसूद, बिल्कुल ये आपने जो सवाल उठाया परफॉर्मेंस का जिक्र करें, हमाद हसन साहब आप से मैं जानना चाहूंगा, परफॉर्मेंस जाहिर है हमें उसका भी जिक्र करना चाहिए, और आम आदमी का तो ताल्लुक इसी से है कि अगर किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर है तो उस सूबे के अवाम को कम से कम फायदा होगा, और यही आम आदमी जो देख रहा है, और फिर यकीनी तौर पर सियासी तौर पर उस जमात को भी उसका फायदा हो सकता है। लेकिन अभी तक हम वफाकी हुकूमत की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर आप क्या परफॉर्मेंस देख रहे हैं? वहां से तो हमें रोजाना एक एक्ट सामने आ जाता है, कोई ऑर्डिनेंस सामने आ जाता है, उस पर अदालतों में बहस जारी होती है, फिर एक अदालत जो है उस पर अमल दरामद करती है, दूसरी अदालतों में उसके खिलाफ दरखास्तें आती हैं, एक जज अमल दरामद करता है, दूसरा जज इख्तिलाफ करता है, उस पर खत लिखता है। तो क्या इस परफॉर्मेंस के बारे से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने तो आपसे पहले कहा कि मैं तो सहाफी की हैसियत से बात करूंगा। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाजा आप इससे लगाएं कि वो दो अहम तरीन वजारतें, यानी वजारत दाखिला और वजारत खजाना, क्या ये उनके हैं? ये मोहसिन नकवी कब से मुस्लिम लीग नून में था? ये कब से उनकी जुमात में था? ये औरंगजेब साहब कहाँ से आन टपके, और उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या था, और कौन सी खिदमत अंजाम दी थी, कौन सी तहरीक में शामिल रहा था, कौन सी जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी थी इन दोनों ने। तो इससे तो हमें बखूबी अंदाजा हो जाता है कि वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी क्या हो। लेकिन मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूं कि जमहूरियत को कमजोर न करने दिया जाए। हमारी सियासी क़यादतों की बहुत कमजोरियां रही है माजी में। कल इमरान खान इक्तदार में थे तो उनका कहना था कि मैं फलां को जेल में डालूंगा, फलां के मोंचे काटूंगा, फलां का AC उतरवा दूंगा। आज वो जेल में है तो वही रवैया उनके मुखालिफ जुमात का है। वो नवाज शरीफ जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, जिसने सिविल सुपरमेसी का नारा लगाया था, तो फिर वो कहां पर है? क्या वो नहीं देख रहे हैं कि एक साबिक वजीर आजम जेल में है और उनके कारकुनों के साथ क्या सलूक हो रहा है? तो देखे, इन लोगों की बहुत कमजोरियां रही है। इन्होंने अपने इक्तदार के लिए सब कुछ किया, न सिर्फ इमरान खान ने किया बल्कि नवाज शरीफ ने किया, दूसरों ने भी किया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम इन लोगों को आईन और कानून की सरबुलंदी और उसकी मजबूती के लिए कायल करें, हम इनको जद्दोजहद पर आमादा करें, हम इनको गैर सियासी कुव्वतों को कमजोर करने के लिए अपना किरदार अदा करने पर आमादा करें। हम आईन और कानून के साथ डट कर खड़े हो जाए। हम ये न कहें कि साकिब निसार ठीक था और काजी फाइज ईसा गलत है।
उसूल के साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उसूल के साथ हमारे सब खड़े। वक्त खत्म हो गया। बस मैं जाते जाते नसीम सिद्दीकी साहब आपसे जानना चाहता हूं, मियां नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, फिर उनके बाद फ्रांस जाना है। आप जाहिर है ये कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ आम मुलाकातें हैं, यहां पे भी कुछ सफीरों से उनकी मुलाकातें, अमेरिकी सफीर से भी, चीनी सफीर से भी। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, लंदन प्लान के बगैर तो पाकिस्तान चलता ही नहीं है ना। आपने बहुत दफा लंदन प्लान का जिक्र सुना होगा, भले वो ताहिरुल कादरी के दौर में था या अभी हुआ है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब का इलाज भी यहाँ पे होता है, उनके पर्सनल डॉक्टर्स भी यहाँ पे हैं और उनका घर भी यहाँ पे है, उनके बेटों का घर भी है, और वो ब्रिटिश नेशनल। बिल्कुल खत्म हो गया नसीम साहब जी, क्विकली प्लीज। यहाँ पे आएंगे और फिर सियासत तो चलती ही रहती है जी। ठीक है, ये सियासत चलती रहती है और ये सियासी पेशरफ्त जो है इस हवाले से मजीद भी हो सकती है। इस पे ज़ाहिर आने वाले दिनों में मजीद बहसें भी होगी। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।